इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, आपका उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी में स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब इस समय किस हाल में हैं? आपका क्या हालचाल है बाबू? थोड़ा कमेंट के माध्यम से अपने हालचाल के बारे में थोड़ा तो बता दीजिए आप लोग, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। आप लोग घर से बाहर ना निकलो, और बाहर जब भी निकलो बहुत इमरजेंसी हो, बहुत ज़रूरी हो तब निकलो, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि कोरोना सबको रोना कर दिया है, रुला दिया है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है बाबू। तो जब भी घर से निकलो मास्क, गमछे इत्यादि का प्रयोग करिए, मुख को ढकिए और फिर जाइए घर से। जब बाहर से घर आइए तो अपने हाथों को बढ़िया से साबुन से धोइए, क्योंकि सरकार आपको 3 महीने से यही सिखा रहा है। तो आप सरकार का साथ दीजिए, देश का साथ दीजिए और एक सच्चा हिंदुस्तानी होने का कर्तव्य निभाइए। तो आइए हम लोग अगला जो वीडियो है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर विषय हिंदी लेक्चर 3 में व्यंजन वर्णों को पढ़ेंगे। इससे पूर्व अगले वीडियो में आप लोगों ने स्वर वर्णों के बारे में पढ़ा। स्वर वर्णों को कई भागों में बांटा गया, ये सब चीज़ों की जानकारी आपको मिल चुकी है। अगला जो टॉपिक है हम लोगों का, व्यंजन वर्ण यानी व्यंजन जो अक्षर हैं, इसको हम लोग जानने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, व्यंजन को हल प्रत्याहार भी कहा गया है, ठीक है। व्यंजन को हल प्रत्याहार कहते हैं, क्योंकि हल एक प्रत्याहार है और हल प्रत्याहार में आने वाले जितने भी वर्ण हैं वह सभी क्या हैं? व्यंजन वर्ण है। इसलिए व्यंजन को हल प्रत्याहार के नामों से भी जाना जाता है। अब प्रत्याहार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आप लोग बार बार भूल जाते हो। वर्ण समूहों का जो एक संक्षिप्त कथन है, यानी बहुत से वर्ण हो और उनको छोटे से में कहना ही क्या है? प्रत्याहार है। जैसे हल प्रत्याहार में आप जब देखेंगे, प्रत्याहार बनाएंगे तो हल प्रत्याहार में आने वाले जितने भी वर्ण हैं वह उनकी संख्या कितनी है? 33 है। और इन 33 वर्णों को महर्षि पाणिनि जी ने सिर्फ संक्षिप्त में कह दिया क्या? हल। तो जो व्यंजन वर्ण है इसको हल प्रत्याहार कहते हैं। और इन व्यंजन वर्णों को हिंदी विषय में 4 भागों में बांट दिया गया: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त या मिश्रित व्यंजन वर्ण। तो देखिए, अगर क्वेश्चन ये आता है कि व्यंजन वर्णों की टोटल संख्या कितनी है, तो वह जो है कितनी है? 33 है। संयुक्त अर्थात मिश्रित जो व्यंजन वर्ण है इनकी संख्या 4 बताई गई है। और माहेश्वर सूत्र में कहीं पर भी इन वर्णों का जिक्र नहीं है, क्योंकि यह जो वर्ण है, इन 33 प्रकार के जो व्यंजन वर्ण है उनके ही सम्मिश्रण से इन चारों वर्णों का निर्माण हुआ है। तो कौन कौन से हैं ये भी जानेंगे कि संयुक्त वर्ण कौन कौन से हैं, ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं, अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं और स्पर्श वर्ण कौन कौन से हैं। तो आइए यहाँ सर्वप्रथम हम स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या के बारे में जान जाएं। तो स्पर्श व्यंजन वर्णों की जो संख्या है वह कितनी है? 25 बताई गई है। अंतस्थ व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 4 बताई गई है। और अंतस्थ व्यंजन वर्णों को ही अर्ध स्वर वर्ण भी कहा गया है। इसको अर्ध स्वर वर्ण क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी हम बताएंगे। अगला हम देखेंगे ऊष्म व्यंजन वर्ण, जिनकी संख्या भी कितनी बताई गई है? 4 बताई गई है। और इनको ऊष्म व्यंजन वर्ण क्यों कहते हैं इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अगला जो है संयुक्त अर्थात मिश्रित व्यंजन वर्ण, जिनकी संख्या भी कितनी बताई गई है? 4 बताई गई है, ठीक है। तो इन की संख्याओं के बारे में आपने जान लिया। अब जो है 25 और ये 8
को प्लस करेंगे तो टोटल हो जाएगा 33, और इनको जो है 33 के अंतर्गत इसको न रख करके इनको अलग से हम गिनते हैं। अगर इनको भी उसमें ऐड कर लिया जाए तो फिर जो है 33 4 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। लेकिन हम टोटल हिंदी वर्णमाला में वर्णों की जो बात करते हैं वह सिर्फ और सिर्फ 52 ही होता है, और उसी 52 वर्णों के आधार पर हम इसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन ये आता है कि संयुक्त या मिश्रित व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो 4 बताएंगे, इसकी संख्या 4, अंतस्थ की संख्या 4, और स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या भी कितनी है, 4। अब स्पर्श व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, अब इसके बारे में जानेंगे। स्पर्श व्यंजन वर्ण, स्पर्श का मतलब क्या होता है, छूना। स्पर्श का मतलब छूना। तो जिन वर्णों को बोलने में या जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो हमारी मुख के अंदर जो जीवा है वह किसी न किसी हमारे अंगों को, मुख के अंदर जो अंग है उनको स्पर्श करती है। कंठ है, तालु है, मूर्धा है, होठ है, तो इन सब भागों को वह कहीं ना कहीं से छूती है, इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन जो वर्ण है इनकी संख्या 25 बताई गई है। स्पर्श माने छूना। जिन व्यंजन वर्णों को बोलने में हमारी जीवा किसी न किसी अंग को छुए और छूने के बाद जिन वर्णों का उच्चारण होता है ऐसे वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन वर्णों की जो संख्या है वह 25 बताई गई है, और जिसको कितने भागों में बांटा गया, जिसको 5 वर्गों में बांटा गया है। देखिए वर्ग कितने हैं, वर्ग हो जाएंगे 5 वर्गों में इन 25 वर्णों को बांट दिया गया। पहला क्या हो जाएगा, क वर्ग, दूसरा च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, और क्या हो जाएगा, प वर्ग। क च ट त प, क च ट त प, क च ट त प, यानी कि यह जो 5 वर्ग हैं और इन 5 वर्गों में यह जो स्पर्श व्यंजन वर्ण है इनको बांट दिया गया है। अब इसमें आप देखेंगे कि क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो क आ जाएगा, ख है, ग है, घ है, ङ है। ठीक है, तो ये 5 वर्ण आपका क वर्ग में आ जाएगा। च, छ, ज, झ, य, ये आ जाएगा आपका च वर्ग में। ट, ठ, ड, ढ, ड़, फिर ये हो जाएगा त वर्ग में त, थ, द, ध, और ये हो जाएगा न, और प, फ, ब, भ, और ये हो जाएगा म। ठीक है, तो यह जो आप देख रहे हैं क से म तक, क से म तक के जो वर्ण है, जिन वर्णों को हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण। और इन वर्णों को जब हम उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारी जिह्वा, मुख के जो भी अंग हैं किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। तो जैसे मान लीजिए कि क वर्ग में ये जो इधर वाला जितने भी वर्ण हैं इनको नासिक के वर्ण भी कहते हैं, या फिर इनको पंचमाक्षर वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का ये क्या है, 5वां अक्षर है। क वर्ग का 5वां अक्षर, च वर्ग का 5वां अक्षर, ट वर्ग का 5वां अक्षर। इसी तरह प्रत्येक वर्गों का ये क्या है, पंचमाक्षर वर्ण है। और पंचमाक्षर वर्णों की जो संख्या है वह कितनी है, 5 बताई गई है। ठीक है, अब यहाँ पे इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, तो ये जो होता है वर्णों के उच्चारण के आधार पर इसको माना गया है। तो आप को वर्णों का उच्चारण स्थान भी हम पढ़ा चुके हैं, और उसमें आपको पहला जो सूत्र था, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, यानी अ आ क ख ग घ ङ, और ह तथा विसर्ग, ये जो वर्ण होते हैं क वर्ग में आते हैं। तो इनका जो उच्चारण स्थान आपको बताए थे, कंठ है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, इचु यसाणाम तालु। ठीक है, फिर ये था ऋतु रसाणाम मूर्धा,
लृतो लसानाम दंता, उपू पद्यमान्या नाम ओष्ठा। देखिए अब ये जितने भी वर्ण हैं, अब इन वर्णों को बोलेंगे तो कहीं ना कहीं से हमारा मुख के अंदर जो अंग है उनको जीवा स्पर्श करती है। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा ऐसे बोल रहा है तो आप देखेंगे कि जो जीवा है इसका मूल स्थान यहाँ कंठ में है और इस कंठ को स्पर्श कर रही है। ठीक है, तो इन वर्णों को आप बोल करके भी, उच्चारण करके भी जानने का प्रयास करेंगे कि इन वर्णों को उच्चारण स्थल कहाँ है, जन्म स्थल कहाँ है। तो देखिए स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या 25 होती है। और जैसे च अच्छा बोल रहे हैं तो जीभ देखिए तालु को छू रही है, ट ठ ड ढ बोल रहे हैं मूर्धा को छू रही है, ता था बोल रहे हैं तो जीभ देखिए दांतों को छू रही है, प फ ऐसे बोल रहे हैं तो होठ आपस में एक दूसरे को छू रहे हैं, तो इनका उच्चारण स्थान क्या है, होष्ठ है। और इसी के आधार पर इनको क्या बोला गया है, स्पर्श व्यंजन वर्ण। तो जिन वर्णों को बोलने में हमारा जीवा की मुख के किसी न किसी अंगों को स्पर्श करे तो ऐसे वर्णों को ही स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, इनका जो बस ये अगर पॉइंट ले लिया जाए और इनका उच्चारण स्थान पूछा जाए तो नासिका है, यम अंगना नासिका च, नासिका। ठीक है, और अगर अंग सिर्फ देकर पूछ दिया जाएगा कि अंग का उच्चारण स्थान क्या है तो कंठ प्लस नासिका है। ठीक है, कंठ प्लस नासिका, माने इसका उच्चारण स्थान कंठ तो है लेकिन साथ साथ में यम अंगना नासिका इस सूत्र के माध्यम से आप देखेंगे तो इन पंचमाक्षर वर्णों का भी उच्चारण स्थान नासिका है और कंठ भी है, तो कंठ प्लस नासिका सही होगा। अगर मान लीजिए कि सिर्फ ये आ जाता है कि अंग का उच्चारण स्थान क्या है और ऑप्शन में बस नासिका दिया है, ठीक है, नासिका दिया है, तो ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो लगभग इस स्पर्श व्यंजनों से आप परिचित हो गए हैं। अब जो है अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन वर्ण। ठीक है, इसको अब मिटा देते हैं। अंतस्थ व्यंजन वर्ण को क्या कहते हैं? अंतस्थ जो व्यंजन वर्ण है इसको अर्ध स्वर भी कहा गया है। ठीक है, अर्ध स्वर भी कहा गया है। अर्ध स्वर वर्ण इनकी संख्या कितने हैं? 4 हैं। अर्ध स्वर वर्ण अर्थात वह आधा स्वर होते हैं और आधा क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। और देखने में वह आपको लगेगा कि व्यंजन वर्ण है लेकिन वह क्या है? अर्ध स्वर वर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अंतस्थ। अंतः माने क्या होता है? भीतर, और आस्था माने स्थिर। यानी कि जो यह वर्ण है जिनका उच्चारण हमारे मुख के भीतर से होता है, मुख के अंदर से होता है, भीतर से एकदम होता है, उसको अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 4 बताई गई है। य व र ल, यवरला। यानी इस यवरला ये जो वर्ण है यह किस प्रत्याहार में आते हैं? ऐसे क्वेश्चन आएगा तो यह जो होता है यण प्रत्याहार में आते हैं। यानी यण प्रत्याहार में जो आने वाले वर्ण हैं उसको अंतस्थ व्यंजन वर्ण भी कहते हैं। यानी यण प्रत्याहार में जो भी वर्ण आ रहे हैं इसी को क्या कहते हैं? अर्ध स्वर वर्ण भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? या का बताइए? इचू यसाणाम तालु हो जाएगा। ओठ वकारो दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। ठीक है, र का ऋतु रसाणाम मूर्धा हो जाएगा और ऋतु लसानाम दंता हो जाएगा। ऋतु लसानाम दंता। तो इसमें आप देखेंगे कि जैसे क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से
अर्ध स्वर वर्ण है। तो देखिए अर्ध जो स्वर वर्ण है, अर्ध स्वर वर्ण, अर्ध जो स्वर वर्ण है वह या है, वह है। या और वह को क्या बोलते हैं? अर्ध व्यंजन वर्ण। ठीक है, अर्ध स्वर व्यंजन वर्ण। तो ये जो है अर्ध स्वर है या व। लेकिन क्वेश्चन संस्कृत के पेपर में आएगा तो ये चारों वर्ण क्या है? अर्ध स्वर वर्ण है। ठीक है, तो अर्ध स्वर वर्ण हिंदी के पेपर में या व है। दूसरा पूछ देगा कि र कौन सा वर्ण है, तो र को क्या बोलते हैं? लुंठित वर्ण। लुंठित वर्ण कौन सा है? र। और तीसरा पॉइंट है पार्श्विक वर्ण। पार्श्विक वर्ण कौन सा है? ल। पार्श्विक वर्ण, लुंठित वर्ण, अर्ध स्वर वर्ण, ये चार भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इससे संबंधित भी, वर्ण से संबंधित भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। अंतस्थ जो व्यंजन वर्ण है, अंतः माने भीतर, अस्था माने स्थित, यानी हमारे मुख के भीतर से इन वर्णों का उच्चारण स्थल है, जन्म स्थल है। इस आधार पर इसको अंतस्थ व्यंजन वर्ण, अर्धस्वर वर्ण भी कहा गया है। इसका उच्चारण स्थान भी आप देख लीजिए। लुंठित वर्ण र को कहा गया है क्योंकि इन वर्णों को जब हम बोलते हैं तो हमारी जीवा लुढ़कते हुए बाहर निकलती है। ल को बोलते हैं तो हमारी जीवा के दोनों तरफ से यानी पास से हवा मुख के अंदर से बाहर निकलती है, इसलिए इसको पार्श्विक वर्ण कहते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट है उष्म। उष्म माने क्या होता है? उष्म माने गर्म हवा, अर्थात जिन वर्णों को बोलने में हमारे मुख के अंदर से गर्म हवा बाहर निकले और जिन वर्णों का उच्चारण स्थान हो, ऐसे वर्णों को उष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्योंकि जब बोलेंगे तो मानो हवा जो है मुख के अंदर से निकल रही है लेकिन रगड़ खाती हुई निकल रही हो, मानो जीवा पर उसका घर्षण हो रहा हो, एक उष्मा निकल रही हो अंदर से, एक गर्म हवा निकल रही हो। और जब इन गर्म हवा निकलते हुए जो वर्ण निकलते हैं उन्हीं को जो है उष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी जिन व्यंजन वर्णों को बोलने से हमारे मुख के अंदर से गर्म हवा निकले, उष्मा निकले, तो ऐसे वर्णों को ही उष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं, जिनकी संख्या कितनी बताई गई है? 4। स, 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 ह। ठीक है, स, 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 ह। तो स, 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 ह यह जो है शल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हैं। ये किस में आता है? यण प्रत्याहार में, आप जानते ही हैं। और ये किस में आ जाएगा? शल प्रत्याहार में। शल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हैं श, स, श, ह। ठीक है, इन्हीं को उष्म व्यंजन वर्ण भी कहा गया है। जैसे क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि निम्नलिखित में से उष्म व्यंजन वर्ण है, ऑप्शन दे दिया जाए क, च, ट और ह। ठीक है, ह दे दिया जाए या स दे दिया जाए या ये स दे दिया जाए, तो इनको उष्म व्यंजन वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि इन वर्णों को बोलने में उष्मा हमारे मुख से अंदर से। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ट को हटा दिया जाए, यहाँ पे न कर दिया जाए, यहाँ पे स कर दिया जाए और पूछ दिया जाए कि उष्म व्यंजन वर्ण कौन से हैं, तो आपका ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो बस इन वर्णों को आप विशेष तौर से ध्यान रखिए। यह से संबंधित 9, 10, 11, 12 के संस्कृत के पेपरों में भी आता है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा उच्चारण स्थान भी देखते हैं। देखिए, इसको बोलते हैं तालवी स। तालवी स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। इसको मूर्धान्नी स बोलते हैं क्योंकि इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। इसको दंत स बोलते हैं क्योंकि इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। और अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, हा ऐसे बोल रहे हैं तो देखिए, हा बोलने पर कंठ से हवा निकल रही, कंठ से ध्वनियाँ उत्पन्न हो रही है, तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ। अब जैसे इन चारों वर्णों में से क्वेश्चन ये आ जाएगा कि काकल्य वर्ण कौन सा है, तो ह को क्या कहा गया है? ह है काकल्य वर्ण। काकल्य वर्ण। अब काकल्य का मतलब क्या है?
तो काकल्य का मतलब होता है कि हमारे कंठ के अंदर जो यह स्वर तंत्रियाँ हैं, उन्हीं स्वर तंत्रियों में से एक स्थल है जिसको काकल्य बोलते हैं। और यहीं से ह का उत्पन्न हुआ है, ह का जन्म हुआ है। तो ह ही एक ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थल क्या है, काकल्य स्थल है। ठीक है, कंठ भी है, लेकिन कंठ में से भी अगर क्वेश्चन ये आ जाए, कंठ न देकर ऑप्शन ये आ जाए काकल्य वर्ण कौन सा है निम्नलिखित में से, तो काकल्य वर्ण आप जान जाएंगे कि हाँ है। लुंठित वर्ण कौन सा है, तो र है। पार्श्विक वर्ण कौन सा है, तो ल है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण या फिर मिश्रित वर्ण। अब मिश्रित वर्ण या संयुक्त व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो वह वर्ण जिन वर्णों का निर्माण अलग अलग व्यंजन वर्णों के मिलने से हुआ हो उसे ही हम संयुक्त व्यंजन वर्ण या मिश्रित व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो जो संयुक्त व्यंजन वर्ण है यह क्या होता है कि इसमें अलग अलग व्यंजन वर्ण मिले होते हैं जिनकी संख्या 4 है, छ, त्र, ज्ञ, श्र। ये मुख्यतः जो संयुक्त व्यंजन वर्ण है जिनकी संख्या कितनी बताई गई है, 4 है। और इन व्यंजन वर्णों को जब हम अलग अलग करेंगे तो क प्लस स बराबर क्या हो गया, कक्ष हो जाएगा। त प्लस र बराबर ये हो जाएगा त्र। ज प्लस य से क्या बन गया, ज्ञ। और श प्लस र से क्या बन गया, श्र। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब अलग अलग व्यंजन वर्णों के मिलने से जिस वर्ण का निर्माण होता है इसी को क्या बोलेंगे, संयुक्त व्यंजन वर्ण। ठीक है, व्यंजन वर्ण, क्योंकि इसमें देखेंगे कि कई वर्णों का एक तरह से 2-3 वर्णों का इसमें सहयोग है। अगर मान लीजिए इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर थोड़ा सा इसको ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखेंगे क प्लस श प्लस अ, तब भी क्या बनेगा, कक्ष। ता को लिखना है तो ता प्लस र प्लस अ से क्या बन जाएगा, त्र। ज हलंत पे ध्यान देना है, ज प्लस या, तो या में भी हलंत जब लगा देंगे तो हलंत लगाने का मतलब इसमें से स्वर क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये क्या बन जाएगा, ज्ञ। श हलंत लगाना है और यहाँ पे र जब लिखते हैं हलंत लगाएंगे और इसमें से अ निकाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, श्र। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। लेकिन यह यहाँ पे यह ध्यान देना है कि जब किसी व्यंजन वर्णों में से हम स्वर को निकाल लेते हैं, हटाते हैं, हटाने का प्रयत्न करते हैं, तो ऐसे व्यंजन वर्णों पर हम हलंत का चिन्ह लगाते हैं। और हलंत का चिन्ह लगा देने मात्र से वह जो व्यंजन वर्ण है अपने आप में आधा हो जाता है, उसमें से स्वर जो है विलुप्त हो जाता है, निकल जाता है। तो इस तरह से आपने संयुक्त व्यंजन वर्णों को भी बारे में जाना जिनको मिश्रित व्यंजन वर्ण भी कहा गया है। जब अलग अलग व्यंजन वर्णों के मिलने से जिस वर्ण का निर्माण होता है उसे ही संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब देखिए थोड़ा सा एक पॉइंट और यहाँ पे देख लेंगे कि संयुक्त व्यंजन वर्ण तो यही है, इसके साथ साथ में अगर कुछ वर्ण ऐसे लिख दिया जाए जैसे ये ठीक है, तो यहाँ पे हवा, यहाँ पे क्या है, हरा, ये क्या है, प्रा, इसको भी क्या बोलेंगे, संयुक्त व्यंजन वर्ण। इसको भी क्या बोलेंगे, संयुक्त व्यंजन वर्ण। इसको भी क्या बोलेंगे, संयुक्त व्यंजन वर्ण। लेकिन मूल रूप से जो संयुक्त व्यंजन है ये है, ये ऐसे होता है ना, नन्हा, ये हृदय ऐसे लिखते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि ह में र लगा होता है, प में र लगा होता है, यहाँ पे ह में न लगा हुआ है। तो इस तरह से भी वर्ण आपको मिलते हैं। जैसे द, तो द को अगर खोला जाएगा तो क्या होगा, द प्लस य से मिलकर क्या बना है, द। इन दोनों के योग से मिला है ये। तो इसमें भी आप देख रहे हैं ये भी संयुक्त व्यंजन वर्ण हो गया, द प्लस य से बना है। हना हुआ है तो ह प्लस न, यानी कि ह को आधा करना है, न को पूरा करना है, हना बनेगा। प्र बनाना है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प प्लस र, तब क्या बना है, इन दोनों के योग से
प्र। तो इसको भी देखेंगे तो ये भी क्या है, एक तरह से संयुक्त व्यंजन वर्ण भी है। और भी संयुक्त व्यंजन वर्ण भी बनाए जा सकते हैं, जैसे द्वा ऐसे होता है, दध ये ऐसे होता है। तो ये भी क्या है, संयुक्त व्यंजन वर्ण है कि नहीं। तो जो इसमें आप देख रहे हैं कि जो वर्ण आधा दिखाई आपको दे रहा है वही उसमें क्या है, पूर्ण है। जैसे ये लिखना है दध, तो ऐसे लिखेंगे द, और ये ध, दध। तो दध झटके में आ रहा है, तो दध का मतलब आधा हो गया, ध अध पूरा हो रहा है, तो इस तरह से लिखेंगे इसको दध। द्वा, तो द प्लस व से बिना है द्वा। तो ये भी क्या है, संयुक्त व्यंजन वर्ण भी है, इनका भी हिंदी में प्रयोग होता है, लेकिन मूल रूप से संयुक्त व्यंजन वर्णों की संख्या इतनी है। आप लोग संयुक्त व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण, ऊष्म व्यंजन वर्ण, स्पर्श व्यंजन वर्णों की परिभाषा के साथ साथ इन उसमें आने वाले व्यंजन वर्णों को, उच्चारण स्थानों को समझा। और यह वीडियो आप नोट भी करते रहें, और हमारा चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP को वीडियो जैसे ही आप देखकर समाप्त करेंगे तुरंत ही तत्काल ही लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अन्यथा जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जो हम लोग नए नए वीडियो बना रहे हैं वो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा वीडियो आप लोगों तक प्रतिदिन पहुंचे, तो इसके लिए प्लीज़ हमारे चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP को स्वागत करें, सब्सक्राइब करें। और इन्हीं बातों के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।